नमस्ते। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ सफरनामा विद शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर। सफरनामा का एक ही पर्पस है कि आम लोगों की कहानियाँ, उनके किस्से आप तक पहुँचाने का। सफरनामा का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप तक मैं ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से, ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ जिनसे आप कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उनके जो करियर की शुरुआत हुई, वो हुई उस कंपनी से जिसकी कार्स भारत की सड़कें बखूबी पहचानती है, मारुति सुजुकी। हम मिलेनियल्स जब भी मारुति सुजुकी के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक ही कार का नाम याद आता है, वो है मारुति 800, जिसमें हम 8-10 लोग बहुत आराम से फिट हो जाते थे। तो मारुति सुजुकी के इंजीनियर से ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी तक का सफर कैसा रहा, उस बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट से। इनका इंडिया और यूएसए के अलावा 15 से ज्यादा कंट्रीज में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो आज का जो एपिसोड है, ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिन्होंने जस्ट अभी अपना करियर स्टार्ट किया है या इनिशियल स्टेज पे है। तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है आज का एपिसोड विवेक मित्तल के साथ। विवेक मित्तल, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कंग्रेचुलेशंस। यू। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है थैंक यू। आपका और बहुत खुशी हो रही है एज ए फ्रेंड एंड एज ए फेलो यू नो एनआरआई जो यहाँ रह रहे हैं देश से काफ़ी दूर, कि आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट थैंक यू। एंड ऑल थैंक द यू। वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, कहाँ से हैं आप? आपका आपका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ से हैं आप? मेरा जन्म अंबाला कैंट हुआ था ओके। और हरियाणा। परवरिश, हाँ जी, हरियाणा। और परवरिश जो है वो चंडीगढ़ की है। तो बहुत पहले 3 साल की उम्र जब मेरी थी, तब मेरी फैमिली जो हमारा गांव था वहाँ से मूव होकर चंडीगढ़ आ गई थी। पापा वहाँ काम करना चाहते थे और हमें बेटर अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, मे बी। तो थोड़ा सा बड़ी सिटी की तरफ आना चाहते थे, तो तब से चंडीगढ़ में हैं हम। तो बेसिकली चंडीगढ़ वाले हैं हम जिसे बोलते हैं दिल वाले। जो बड़े तो चंडीगढ़ ही स्कूलिंग हुई मतलब आपकी चंडीगढ़ ही सारी स्कूलिंग। थ्रू आउट? राइट राइट राइट। कैसे स्टूडेंट थे आप? मतलब थोड़ा शैतानी वाले या फिर थोड़ा आ, स्टूडियस? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उनमें कॉमन चीज़ क्या रही है कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज़ या। हैं। और फादर जो हैं उस टाइम पे इंडिया में जो अब रिसोर्सेज हैं वो उतने तब नहीं भी थे। तो वो लोग काफ़ी स्ट्रगलिंग मोड में रहते थे हमेशा, एक एक पैसे के लिए और एक 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 चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, राइट। तो आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं, बीइंग मे बी द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर था ओके। कि पढ़ाई करनी है। और थोड़ा थोड़ा डंडा भी था जो जिसका क्रेडिट मैं अपनी मदर को देता हूँ, कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि हम लोग पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें और बाकी चीज़ों पे कम। आई थिंक काफ़ी जो मदर्स उस टाइम पे हैं वो इसी मोड में रहती थी या या। मोस्टली। और मेरे मदर हाउस वाइफ थे, तो उनका फोकस बच्चों पे ज़्यादा था, बाकी चीज़ों पे कम। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो क्वेश्चन था, कि मेरा काफ़ी फोकस स्टडीज़ पे रहा है ग्रोइंग अप, रहा था। और वो एक चीज़ अच्छी भी थी और बुरी भी थी, जैसे भी उसको देखा जाए। बट तो वैसा ही बच्चा था मैं, क्लास में फर्स्ट आने वाला। और सबका मतलब टीचर्स का पेट जो या। बोलते हैं वो थोड़ा वैसे वाली बात थी। तो जैसे आजकल के टाइम पे क्या होता है, अभी पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, हम्म। राइट? पढ़ाई भी चल रही है साथ में। तो उस समय आपका ये होता था कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का मन होता था, मैं नहीं कर पाना? ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता था, तो मन ऑफ कोर्स करता था, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे उस टाइम पे।
क्रिकेट इतना बड़ा ट्रेंड नहीं था, मैं बात अभी कर तो रहा हूँ 80s की, लेकिन फिर भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ पढ़ाई हो रही है, तो उसमें एक ड्राइव नहीं थी कि बहुत सारे लोगों में ड्राइव है कि ये करके दिखाना है जो आजकल बच्चों या में है। या तो बट मन करता था कि हाँ और ज़्यादा खेला जाए, बट उस चीज़ का एक कर्व नहीं, एक पाथ नहीं था, एक करियर पाथ नहीं कहा जा सकता उसको, राइट। तो इसलिए कभी ना पेरेंट्स ने इतना पुश किया ना हमें भी उतना हुआ। ओनली थिंग जो मेरी यूनिकली एक थी स्कूल के टाइम पे, वो थी ड्राइंग करने का जो मेरा इंटरेस्टिंग। रहा है। तो ड्राइंग जो मेरा एक पीरियड, हम पीरियड बोलते हैं उसको इंडिया में, तो ड्राइंग पीरियड जो था वो मेरे टीचर एक रुपिंदर कौर मैडम, तो उनको उनका मुझे अभी तक चेहरा याद है और मुझे उनकी क्लासेस सारी याद हैं कि वो क्या सिखाती थी वाओ मुझे। वाओ। तो वो जो पेंटिंग और ड्राइंग वाला जो हॉबी था वो मेरा स्कूल में बना था, और वो आई थिंक एक काफ़ी चीज़ें हैं जो हुई मेरे साथ स्कूल के टाइम पे, जो कि आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। अगर कभी टाइम लगा तो मतलब कि वी कैन टॉक अबाउट दोज, बट इट वाज मोस्टली अबाउट द पेंटिंग एंड द ड्राइंग। वो एक यूनिक चीज़, टैलेंट था जो कि मैं परस्यू करता रहा इन स्कूल टाइम अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। तो अगर अभी मैं आपको कहूँ कि कोई ऐसी एक चीज़ जो आपको स्कूल की टीचर की अभी भी याद है, हाँ, तो वो टीचर, क्या वो आर्ट वाली टीचर ही होंगी आर्ट, या फिर थोड़ा आर्ट एंड पीसीएम? क्राफ्ट, उसी में आर्ट एंड मुझे क्राफ्ट। जैसे उस टाइम पे, अब बच्चों में काफ़ी ये मैं देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेज पे या किसी नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में। एब्सोल्युटली। हमारे टाइम पे थोड़ा सा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो थी, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो ड्राइंग और आर्ट्स वाला जो था स्पेस, उसमें मैं गया था, और जो भी रिप्रेजेंटेशन मैंने किया था उसमें काफ़ी प्राइजेज़ आए थे। वाओ तो वाओ। वो चीज़ मुझे अभी भी याद रहती है, और आई थिंक वो आई एम कैरिंग फॉरवर्ड दैट, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे। तो आपके दैट इज़ आने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया आपके बारे में, क्या-क्या आपने चीज़ें हैं, ओके। आपके जो इंटरेस्ट है, हाँ तो हाँ, वो जो अभी आप आर्ट वाला बता रहे हो, वो उससे बहुत रिलेट करते हैं, वो आगे की बातें हम करेंगे, पहुँचेंगे ठीक वहाँ है। तक। उससे पहले थोड़ा स्कूल पे ही रहते हैं। हाँ हाँ। स्कूल में बच्चे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है आगे, तो क्या वो चीज़ आपके दिमाग में कभी आई थी कि मुझे ये चीज़ करनी है, आई वांट टू बिकम दिस? जैसे मैं अपना बताती हूँ। मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का था शौक, कि अच्छा। मुझे डॉक्टर बनना हाँ है, हाँ। क्योंकि मेरे पापा उसी फील्ड से हैं। हाँ हाँ। तो मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोल देते थे कि तुम तो कॉकरोच देख के डर जाती हो, तुम तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। तो राइट इस राइट तरह राइट। से एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, राइट? अभी क्या होता है, बच्चे कुछ भी करते हैं, वी आर जस्ट वाओ वेरी गुड, यू कैन डू दिस। राइट तो राइट। आप बहुत एनकरेज करते हैं। तो ऐसी चीज़ कभी आपके दिमाग में थी कि यार मुझे ये बनना है, आई वांट टू बिकम दिस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑफ कोर्स लोग करियर एडवाइस देते थे, और अब तुम चाचा मामा, मतलब कोई भी किन्हीं की भी बात करो, या फिर आसपास आस पड़ोसी जो हैं, या फिर माँ बाप थोड़े से, आई थिंक मैं अगेन 80s की बात करूँगा, ये अर्ली, मतलब अर्ली जो टाइम था मेरे अपब्रिंगिंग का, और प्लस 90s, राइट। उस टाइम पे चीज़ें पता नहीं थी, ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रू। बहुत कम वेरी था। ट्रू, वेरी ट्रू। तो क्या रहता था कि मेरे मदर फॉर एग्जांपल पूछते थे कि बताओ क्या है, सरकारी नौकरियां अच्छी हैं करनी कि नहीं अच्छी हैं करनी, या बच्चों को क्या करना चाहिए, राइट। वो या पूछा करते थे इधर या उधर से। या और कुछ लोग जो हमारी रिश्तेदारी में थे वो सक्सेसफुल थे, तो वो एडवाइस भी दिया करते थे। तो उन्हीं एडवाइजेस को तोड़ मरोड़ के इधर उधर करके हमें ऑप्शन पता चलती थी कि ये कर सकते हैं हम। अब उन ऑप्शंस को क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, अब डॉक्टर हर एक कोई बोल लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे बिल्कुल जनरली बिल्कुल डॉक्टर बनना या इंजीनियर बिल्कुल। बनना एक दो तीन बहुत चीज़ें ही ही आपको पता होती थी पहले। बहुत ही कॉमन सी चीज़ें होती थी। तो हाँ। वही मैं हमारे घर में भी चलती थी कि डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे, बहुत ही टिपिकल सा फैमिली था जो, जिसमें यही बातें होती थी। तो स्कूल टाइम के में जैसे अगर 11th-12th की बात करूँ, तो तभी मैं, क्योंकि पढ़ाकू, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब कि थोड़ा पढ़ाकू था, तो नंबर अच्छे आए थे, मतलब हमेशा पेरेंट्स को रहता था कि
टॉप किया कि नहीं, पेपर में नाम आया कि नहीं, इसका नाम आ रहा है तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी या डिस्कशन हमारे घर में। और उसका प्रेशर क्या रहता है कि उस टाइम पे पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है एक टिपिकल लेना सा है, बन जाता है, या तो तुम बायो में जाओगे या फिर बिल्कुल। नॉन मैड पे जाओगे, तो ये वाली फील्ड तुम्हें पकड़नी है। तो एक पकड़ लिया उस बेसिस पे, और पकड़ लिया तो उसमें भी अच्छा किया, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे कर दिया कि पेरेंट्स ने बोला तो मैं नहीं करूँगा, हम्म, राइट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे या तो एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली की बात करो, या फिर ऐसे बात करो कि तुम उस फैमिली, ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, पापा क्लर्क हैं बैंक में, तो थोड़ा सा वो है, या स्ट्रगल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है। तो फिर होता है कि जो भी करोगे तुम पूरा लगा के करो, मन लगा के करो, अगर हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। वो ऐसा कोई प्रेशर, मतलब आई थिंक पेरेंट्स ने इतना नहीं दिया जितना खुद मैंने लिया। तो इसकी वजह से 11th 12th थोड़ा सा फिर से पढ़ाने वाला सही नहीं रहा। काफ़ी लोग कहते थे कि नहीं ट्यूशन करो, आईआईटी की तैयारी करो, उसमें ज़्यादा मतलब कहाँ स्कूल में तुम इतनी 80% अटेंडेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, 40% मतलब में, आप 50% में हो जाएगा। 10th 12th से ही अपना आईआईटी की तैयारी में लग जाओ। मतलब नहीं, ऐसे मैंने नहीं करी। ओके। मैंने 11th 12th में जाकर वो चीज़ पकड़ी कि आईआईटी की तैयारी करनी है, बट पढ़ाई मैंने स्कूल में भी करी है। मतलब स्कूल ऐसा होता था ना कि ट्यूशन करो, आईआईटी में क्रैक करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है। या बट आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मैं स्कूल में भी फोकस किया, वो जो हेल्प करता है यार तुम्हें, हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्कूल मुझे ये और लगता है, वो मैंने इतने ट्यूशन लोगों सेम से है। जैसे बात की, कई बार होता है, आप डिस्कशन करते हो, हम्म, सबकी लाइफ का गोल्डन पीरियड का स्कूल होता है, ज्यादातर। हाँ हाँ ज्यादातर हाँ हाँ कि आपके होते, आप अच्छे फ्रेंड्स कॉलेज में बनाते हो, नो डाउट, हाँ आपके हाँ, जो भी फ्रेंडशिप होगी वो कॉलेज में बिंदास होगी, आज भी आप राइट फोन राइट करो राइट, एंड मतलब दे लाइक वाओ ऑफ कोर्स। कि। लेकिन स्कूल वाली जो मेमोरीज होती है ना, वो ऐसी होती है, चाइल्डिश सी चीजें कि यार ये हमने हाँ किया हाँ था, हाँ वो हाँ टीचर हमें याद है हाँ हाँ, आज भी, क्या वो हमने गलती बिल्कुल की थी, वो टीचर ने हमने पकड़ लिया था। बिल्कुल तो आई बिल्कुल। नो कि बिल्कुल स्कूल की ये चीज़ें होती है। थोड़ा सा स्कूल से आगे चलते हैं हम्म कि कॉलेज, आपने आपने पीसीएम कर लिया, आपने अपना 10th 12th किया, आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, हम्म। देन यू डिसाइडेड ओके नाउ अभी बीटेक करना है क्योंकि टेक्निकल साइड जाना है। मैं एक चीज़ पीछे आके एक चीज़ बताता हूँ कि हम्म। एंड अगेन इट्स मैटर ऑफ कि तुम कितना सीरियस ले रहे हो चीज़ों को। तो ट्यूशन्स की जैसे मैंने बात करी, हम्म। तो ट्यूशन्स में एक ट्यूशन होती थी जो सुबह 5 बजे थी। तो ओके। आजकल हम बच्चों को जैसे कहते हैं कि अरे सो तुम 10 घंटे क्यों नहीं सो रहे हो, राइट। करेक्ट करेक्ट। उस टाइम पे रात को तक पढ़ना और प्लस सुबह जल्दी उठना कॉमन था। मतलब हाँ 5 6 घंटे की नींद भी हो रही है, तुम टॉयलेट में बैठकर सो रहे हो, मम्मी खटखटा रही है दरवाज़ा कि उठो ट्यूशन का टाइम हो रहा है, वो सब रहता था, राइट। हाँ हाँ। तो मुझे याद है कि मैं जा रहा था ट्यूशन पे, सुबह 5 बजे का टाइम था। और अगेन लाइक तुम्हारा जो सोचना है वो है ट्यूशन वाला या मुझे पढ़ना है, बट फिजिकली तो तुम फिर भी उसी बिल्कुल। एज के हो ना। तो मुझे चलाते चलाते साइकिल नींद आ गई। तो नींद आ इंटरेस्टिंग। मुझे साइकिल चलाते चलाते नींद आ गई, और मैं एक वो जो चौराहा होता है राउंड अबाउट चंडीगढ़ में होते हैं, उसमें सीधा जाकर बजा, और मेरा मतलब हेड इंजरी हुई। और मुझे पुलिस उठाकर वहाँ से लेके गई, और हॉस्पिटल ले गई, और हॉस्पिटल से घर छोड़ा उन्होंने। तो मैंने मतलब इतनी बिग डील नहीं बनाई। आई थिंक पेरेंट्स ने सोचा भी ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि तुम इतनी या तो मेहनत कर रहे हो, या कुछ तो है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम गिर पड़े या सो गए साइकिल चलाते चलाते। मतलब ऐसी वाली चीज़ें जो हैं वो, अगेन कोई प्रेशर नहीं था, मतलब लेकिन फिर भी नहीं, जैसे आपने बताया आपने खुद ही प्रेशर ले हाँ, रखा था। खुद ही प्रेशर जो ले रखा था, वो चीज़ें अब मैं जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है अरे ऐसा क्यों किया मैंने, मतलब ऐसा लगता है थिंकिंग बैक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि ठीक है थोड़ा सा लाइटली भी ले लेते उस टाइम पे, तो इट वाज वुड हैव बीन ओके। तो हाँ, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था कि आगे जो कॉलेज है, वो कॉलेज वाला टाइम थोड़ा अलग था, मतलब ऑफ कोर्स। तो विवेक इन स्कूल बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई में कि साइकिल चलाते हुए भी सो गए, लेकिन वो सबका जो कंपनसेट करना था वो कॉलेज में कैसा था? कॉलेज में बिंदास एकदम कि देखा जाएगा। हाँ, तो कॉलेज में थोड़ा सा वो आ जाता है कि कॉलेज आए हैं तो एक तो कॉलेज, अब मैं गया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने पैक, वाओ। आईआईटी की तैयारी बहुत करी, और हाँ। मेरा रैंक भी अच्छा आया था, बट फॉर सम रीज़न
मैं काउंसलिंग में नहीं गया, तो वट एवर रीज़न, मतलब पापा ने भी बोला कि चंडीगढ़ में है पैक, हम चंडीगढ़ में हैं तो इस ईजियर कि तुम घर के पास रहोगे, बट वट एवर रीज़न मतलब पैक्स लिया, और मुझे ज़्यादातर कोई यही होता है, उसमें कोई, ग्रेजुएशन में यही होता है, पेरेंट्स को लगता है अगर हाँ, पास में ऑप्शन है देन जस्ट राइट गो राइट फॉर राइट, दिस। तो पैक में एडमिशन लिया और मैकेनिकल मिली, तो विच इज़ मतलब वो डिसीजन आई थिंक वाज अ रियली गुड डिसीजन, क्योंकि उस टाइम पे पैक काफ़ी हाईली रैंक्ड कॉलेज, और प्लस मैकेनिकल एज ए ब्रांच काफ़ी डिज़ायर्ड ब्रांच थी। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस आ रहे थे आगे, बट मैकेनिकल की रिस्पेक्ट फिर भी काफ़ी थी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब एडमिशन ली, तो जब पहले तुम पहुंचते हो मैकेनिकल एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो क्लास में जो देखते हो वो डाइवर्सिटी तो नहीं होती, यस, राइट, अगर आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। यस, तो सिर्फ लड़कों की क्लास थी, 60 बिल्कुल। लड़के क्लास में। तो क्या फायदा हुआ साइकिल से गिरने का हाँ, तो जब यही मिलना था। तो वही वाली बात है कि जब वो चीज़ तुम देखते हो और उस चीज़ में फिर बिल्कुल, पढ़ना स्टार्ट मैकेनिकल करते हो। ज़्यादातर लड़के ही हाँ, तो उस समय होते थे, उस समय तो ऑफ कोर्स। हाँ, आई डोंट नो कि अब भी क्या मिक्स है, बट मैकेनिकल में थोड़ा सा तो है बायस कि लड़कों को ही जाने का रहता है ज़्यादा। तो लड़कों की क्लास थी, तो थोड़ा सा फन उस हिसाब से भी हो जाता है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कोई बिल्कुल, फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी खड़े हो जाओ, राइट, कैसे राइट, भी होगा, कोई राइट। प्रेशर नहीं है। एटलीस्ट वो फीमेल इंटरेक्शन वाला प्रेशर नहीं है, तो वो था। और प्लस आई नो, पहले ऐसा, अभी तो बहुत, क्योंकि अब बच्चे शुरू से ही कोएड में जा रहे हैं, राइट? तो हाँ, उनको वो फील नहीं होता था। बहुत सारे लोग हैं जो फीमेल प्रेशर लेते थे कि उनसे बात कैसे की जाएगी। राइट 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 राइट। तो वो शायद आपके साथ भी उस समय था, या फिर ऐसा नहीं था कि फीमेल वाला प्रेशर था, ऐसा कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि मैं जो आगे मतलब जैसे शेयर करूँगा, जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो मेरा मोस्टली एक्स्ट्रा करिकुलर में रहा है। तो जो मैंने नहीं कर पाया था मैं स्कूल टाइम में, वो मैंने कॉलेज में मेकअप करने की ट्राई करी ओके, बेसिकली, और वो मेरा एक टोटली डिफरेंट फेज़ रहा था इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ वाला, राइट। तो उसमें मेरा जो फोकस रहा फ्रॉम फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फॉर समहाउ आई फाउंड स्टेज, और आई फाउंड स्टेज और स्टेज फाउंड मी, वट एवर यू वांट वाओ। कॉल दैट। सो आप थिएटरिंग की बात कर रहे हैं जो आपने, थिएटर की बात कर रहा हूँ, सो राइट। आपने बीटेक में ऐसा किया कि बीटेक में आपको एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली, हाँ, लाइक सो इंटरेस्टिंग, नाइस। वेरी अर्ली ऑन फर्स्ट ईयर में कुछ इवेंट्स थे कॉलेज के, जिसमें मतलब आई टुक पार्ट, और आई कुड सी कि मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ स्टेज पे। तो वो कंफर्ट जो है स्टेज वाला, वो मुझे और एक्सप्लोर करना था कि कहाँ तक लेके जा सकता हूँ उसको मैं। तो फिर मैंने उस चीज़ को कॉलेज में परस्यू किया। तो हमारा थिएटर है, मतलब ड्रामा एंड म्यूज़िक क्लब था, दैट वाज कंबाइंड म्यूज़िक और इन बीटेक। इन बीटेक। तो वो उसका एक्टिव मेंबर, और उसमें चीज़ें करना जो मतलब इवेंट्स या फिर स्टेज पे जो एक्टिविटीज़ करना, वो मेरा पैशन रहा कॉलेज के टाइम पे। बेसिकली मैंने बहुत स्टेज किया है, बहुत वाओ, स्टेज किया है। कुछ ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट ड्यूरिंग योर मतलब थिएटरिंग? तो आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल जो मैं कहूँगा, वो जब मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था वो है वाह। कॉलेज, मतलब वो इंटर कॉलेज कंपटीशन था, तो काफ़ी और कॉलेजेस भी आए हुए थे। तो ऐसा तो ना नहीं था कि 3-4 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें। और आई रिमेंबर कि जो हमारे सीनियर थे, जो थिएटर हमारे साथ करते थे, वो लोग काफ़ी दिग्गज थे, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते थे, मतलब फॉर फॉर मी टू लर्न फ्रॉम देम। कुछ के तो मतलब नाम भी याद है, विनीत है जैसे, और गौरव हैं, और मतलब काफ़ी ऐसे लोग थे जो बहुत ही अच्छे एक्टर स्टेज पे थे, जिनको हम देखते थे, राइट, फॉर एग्जांपल कि ये लोग हैं। और वो कंपटीशन जो था, मतलब फॉर एग्जांपल जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो भी लोग compete कर रहे थे, मतलब मेरे साथ compete कर रहे थे। जो तो आपके सीनियर्स थे? जो हमारे सीनियर्स थे, राइट, तो फिर उनको बीट करना और वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेना एक अपने आप में एक अचीवमेंट थी। मैं ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ तो था जो जिसकी वजह से मुझे मिला। तो वो एक, और प्लस कई इवेंट्स, एक एक्चुअली एक प्रोफेसर की मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करता था।
तो उसकी वजह से मैं बहुत फेमस था कॉलेज में, क्योंकि उतनी अच्छी मिमिक्री मतलब किसी और ने शायद नहीं करी होगी पहले, उस या और प्रोफेसर का नाम बताना चाहेंगे? एमएल गुप्ता है। मतलब अगर मेरे कोई क्लासमेट्स भी इसको देखें तो वो आई एम श्योर कि वो वही बोलेंगे। मतलब मेरा नाम ही वो पड़ गया था, मतलब इतनी इतना ओके, ज़्यादा उससे मुझे तो वो कर मित्तल दिया जी गया। गुप्ता जी हो गए थे हाँ, वो कॉलेज में। एमएल जी हो गया था मेरा, जो एमएल गुप्ता। बट वो मिमिक्री से मैं काफ़ी थोड़ा लाइमलाइट से मैं आ गया, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, लोग बुलाने लग गए कि यार विवेक को बुलाओ यार, विवेक के बिना मज़ा नहीं है, क्योंकि वो एमएल जी वाली एक्टिंग भी करेगा, ये भी करेगा, वो भी। ऐसे जब तुम पार्ट लेना स्टार्ट करते हो तो और ट्रू। ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, राइट, चीज़ों में। कोई भी ऐसी तीन या फिर जो भी आपका मन करे, आपकी कोई की लर्निंग्स बताना चाहेंगे, कुछ हाईलाइट की पूरे 4 साल का जो आपका एक निचोड़ हाँ। कह सकते हैं? आपने बहुत कुछ किया, आपने पढ़ाई तो डेफिनेटली की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, आपने थिएटरिंग किया, बहुत सारी और भी चीज़ें की होंगी, तो उनका एक समराइज की मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ ज़रूर करनी हाँ, चाहिए। मतलब ऐसा एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बट आई थिंक कॉलेज जो है आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी देता है, राइट, कि कुछ तुम करो जो यूनिक हो, कुछ अलग हो, और प्लस तुम गलत भी हो जाओ तो कोई बात नहीं है, राइट। तो जो जो कॉलेज है, आई थिंक उसको, अगर मैं कोई मुझे एडवाइस मांगे तो मैं यही कहूँगा कि यार तुम थोड़ा सा ओपन माइंड होकर चीज़ों को एक्सप्लोर करो, क्योंकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी फेल होने की और कहीं मिलनी बहुत बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है उसकी, कि तुम फेल हो जाओ किसी चीज़ में, राइट। मैं फेल मतलब एज एकेडमिक्स नहीं बोलूँगा, बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने ड्रामेटिक्स ट्राई किया, अगर मुझे नहीं भाया या फिर मैं अच्छा नहीं था, तो मुझे वहीं पता चल जाता, राइट। या म्यूज़िक में मैं अच्छा नहीं हूँ, या आर्ट में, कोई भी चीज़ है जिसको तुम एक्सप्लोर करना चाहो एक बड़े स्टेज पे, कॉलेज तुम्हें वो प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक कॉलेज के टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर में तो करना ही चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और आई थिंक तो जो दूसरी चीज़ है कॉलेज की, वो है कि जो आप, आई थिंक आपने मेंशन किया था कि फ्रेंडशिप्स वाला जो पार्ट है, मैं क्योंकि डे स्कॉलर बोलते थे उस टाइम पे, एक हॉस्टलर्स होते थे और डे स्कॉलर्स होते थे। तो हॉस्टलर्स जो होते हैं ना, उनकी सेटिंग अलग ही होती है। वो बैठकर अगर वो रात के 3 बजे तक भी गप्पे मार रहे हैं, हॉस्टल में कुछ भी चल रहा है, तो इट डजेंट बॉदर एनीबडी। वो जो डे स्कॉलर होते हैं उनको डायनामिक्स अलग होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि सो यू पेरेंट्स। वर डे स्कॉलर। तो मैं डे स्कॉलर था, जो कि मैं एक एस्पायर करता था कि मैं हॉस्टल बन जाऊं किसी तरीके से, लोगों से मम्मी पापा बाहर निकाल दे घर से, घर से गिरता रहता है साइकिल से। या फिर मैं कम से कम कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताऊं। तो कई बार मैं ट्राई करता था कि रुक जाऊं हॉस्टल में, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बिताऊं लोगों से। तो लेकिन वो वाला जो पार्ट है, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जो फ्रेंडशिप्स रही हैं जो हॉस्टल में बनती हैं। हॉस्टल, मैं बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करूँ। मेरे अभी तक मैं अगर कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो फन मैंने किया है ड्यूरिंग एमबीए में भी इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे हॉस्टल में हॉस्टल आया। में, राइट। गजब एक्सपीरियंस, राइट। आपको इतना इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हाँ, एक हॉस्टल में इतने बच्चे, और हर स्टेट से बच्चे आए हैं, कुछ बिल्कुल, बाहर से भी राइट। आए हैं, देश के बाहर के भी हाँ, होते हैं। हाँ, इतना कुछ आप उन 2 सालों में सीख गए। हाँ, तो हॉस्टल लाइफ बिल्कुल मस्ट है। हाँ। तो मैंने हॉस्टल लाइफ को वही एक्सपीरियंस करने के ट्राई किया जितना लिमिटेड टाइम मैं कर सका। बट जो वो हॉस्टल में रहना ही परमानेंटली, वो वाला एक्सपीरियंस मैं नहीं नहीं ले हो पाया। आई पाया। थिंक अगर किसी को चांस मिले तो वो ज़रूर ज़रूर लो। करें। और तीसरा है जो आगे करियर से रिलेटेड है। आई थिंक वो चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे करियर काउंसलर्स में भी बेटर बता देंगे तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। वो चीज़ें भी हैं, अगर तुम्हें मतलब अगर सोचनी है तो वो सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपने बताया कि 3 की लर्निंग्स, लाइक पहला कि आपको थिएटरिंग जैसे आपने इंटरेस्ट था, तो किसी को भी अगर कोई कर रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एक अपना होना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ ना करिकुलर कुछ, कुछ भी राइट। होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। राइट। सेकंड, हॉस्टल लाइफ मस्ट है भाई, होना ही चाहिए होना ये तो, चाहिए। अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो हॉस्टल चाहिए ही चाहिए। थर्ड, कि आपको करियर के बारे में सोचना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो थर्ड, जैसे मैंने एमए किया है, ठीक है, तो मैंने जो भी सोचना एग्जैक्टली स्टार्ट किया वो मेरा लास्ट सेमेस्टर में, कि ओहो हो अब कुछ करना है। हाँ। बीटेक वालों का मुझे कुछ बताइए कि आपकी आंखें कब खुलती है कि कब करना है? देखिए, जनरली हमारा काफ़ी स्टूडियस सा ग्रुप रहता है, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी करियर ओरिएंटेड तो होते हैं लोग जो आसपास भी हैं तुम्हारे, मतलब मैं ही अपनी नहीं बात कर रहा।
तो सोचना तो आई थिंक पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर गया नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर करने का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब करियर को भूल गया हूँ या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने सोचा था वो भूल गया। तो वो पार्ट तो रहेगा, वो सोचना ज़रूरी है, राइट। अगर तुम ऐसा किसी एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते, आई थिंक यंगस्टर्स के लिए मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में ड्रग्स, मैरिजुआना, ऐसी कुछ चीज़ें जो है कॉमन हो रही हैं कैंपसेस पे, और आई थिंक कुछ लोग कहते हैं कि एक्सप्लोर कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो किस टेंजेंट पे उसको ले जाएंगे, कितना आगे तक चले जाएंगे उस चीज़ को लेकर। तो मैं जब कहूँ कि करियर वाला सोचना ज़रूरी है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी एक्टिविटी में मत निकल जाओ कि तुम्हें बाद में उस चीज़ से वापस आना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो करियर के बारे में सोचना इज़ ए मस्ट एट दैट टाइम। हम्म। तो मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जैसे क्लास में जो भी रैंक था, 6 7 जो भी था, तो उस टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए काफ़ी कंपनीज आती थी पैक में। तो मारुति भी आती आई थी, और वो टॉप 10 वाला उसमें फ़िल्टरिंग होता है, और लाइक इन्हीं बच्चों को इंटरव्यू किया जाता है। और मारुति जैसी बहुत सारी और कोर कंपनीज़ और काफ़ी आईटी कंपनीज़ भी एक वो लगा देती हैं कि पहले 15 लोगों को लिया हो भाई इंटरव्यू के लिए। हम्म। आई थिंक वो एक बहुत सिंपलिस्टिक सा क्राइटेरिया होता है राइट, राइट। फ़िल्टर करने का, राइट। ट्रू। इट्स जस्ट ए फ़िल्टरिंग प्रोसेस। यस। तो उस फिल्टरिंग प्रोसेस को समझना, और उस चीज़ के बेसिस पे तुम अपनी एम्बिशंस अगर हैं तुम्हें आगे काम करने की, उस हिसाब से अपनी करियर, अपनी स्टडीज़ को प्लान करना भी ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी लिए इजी है ये चीज़, बट वो ज़रूरी है। तो वो वाला है आई थिंक तो आपने पॉइंट। लास्ट आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मारुति में। वहाँ थोड़ा इजी हो जाती है आपका कि ठीक है जॉब। हाँ, मेरी तीन तीन ऑफर लेटर्स है जो कि विद इन ओहो। वीक हुए थे। उस टाइम पे मतलब फॉर आई थिंक ये बहुत फेमस था कि इन्फोसिस टीसीएस आती है बस लेकर और बहुत सारे लोगों को घुसा कर ले जाती है। Right? तो वो 2005 में मैं ग्रेजुएट किया हूँ मैकेनिकल। तो उस टाइम पे बहुत कॉमन था कि लोग टीसीएस और इन्फोसिस ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी क्लास से भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था। तो टीसीएस वाला एक ऑफ़र था मेरे पास, और एक कॉग्निजेंट वाला ऑफ़र था, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी हो गए थे ये दो इंटरव्यूज़, और दोनों ऑफ़र आ गए थे। बट अगर अगर कॉग्निजेंट फॉर एग्जांपल, अगर मैं वो ऑफ़र लेटर लेकर अपने पापा के पास जाऊं तो वो कहेंगे ये कहाँ से कौन सा पेपर लेकर आया है, कौन सी कंपनी का ये। जैसे मैंने इंट्रो में बोला था आपको कि ऐसी कंपनी जिसकी कार्स जो है भारत की सड़कें पहचानती है, मतलब कहते हैं ना कि हाँ ये जो यहाँ की कारें है ना वो भारत के लिए ही बनी है। हाँ, तो वो वाली जब कंपनी का मैं ऑफ़र लेटर लेके गया, तो पापा ने तो बिल्कुल बात शान किया, हुई, तो कुछ बात तो कुछ कमाया मैंने। हाँ, तो कुछ उनको सेटिस्फेक्शन भी रही, और प्लस ऑफ कोर्स मारुति का बहुत बड़ा ब्रांड नेम था, बिल्कुल। और कोर में काफ़ी प्रीमियम कंपनीज में थी, तो इसलिए सब टारगेट भी करते थे। तो फॉर्चुनेटली हो भी गया। तो वो ज्वाइन किया, फिर कॉलेज से निकल कर हम वहाँ पहुँचे। तो वो आगे आपने कहानी एज वहाँ से। अ ट्रेनी ज्वाइन किया जब शुरू। हाँ, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ट्रेनीज़ बोलते हैं, जीईटीज़। तो वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 ने ज्वाइन किया था हमारे टाइम पे, ऑल ओवर द इंडिया, लाइक मारुति जो रिक्रूट करती है। और काफ़ी रिक्रूटमेंट आईआईटीज़ से होती है, रुड़कीज़ से और एनआईटीज़ से, पैक थापर, ये काफ़ी कॉमन कॉलेजेस थे। उसके बाद धीरे धीरे वो और कॉलेजेस में भी जाना स्टार्ट कर गई थी मारुति, बट ये मतलब कोर कॉलेजेस थे हमारे बैच के लिए। डीसीई हो गया, जो मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस थे उस टाइम पे मैकेनिकल के लिए। तो हम वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 100 लोगों ने ज्वाइन किया था एज ए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनीज़। तो प्रोग्रेस कैसे हुई धीरे धीरे? कितने साल थे आप मारुति में? मैंने तकरीबन 4.5 साल काम किया उधर। 4.5 साल। तो प्रोग्रेस धीरे धीरे मतलब जीटी से आप आगे। तो जीईटी पीरियड 1 ईयर होता है, ओके। एंड आई थिंक लुकिंग बैक अगेन वो बहुत ही प्रेशियस एक्सपीरियंस था। तो मारुति बेसिकली सुजुकी जो उनका है कि वो बच्चों मतलब जो आए हैं नए ट्रेनीज, उनको पूरी प्रोसेस दिखाती है, फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द कार ऑल द वे टू सेलिंग द कार। तो हमारा जो रोटेशन पीरियड होता है वो हर डिपार्टमेंट में होता है। तो 1 महीना लगाओ या 3 महीने लगाओ या
एक हफ्ता लगाओ, बट कुछ ना कुछ टाइम तुम एक एक डिपार्टमेंट में लगाते हो, ऑल द वे टू द सेल्स एंड आफ्टर मार्केट साइड भी। और उसमें तुम बस लर्न करते हो कि प्रोसेस क्या है, तो वो होता है जीटी। एंड देन यू पिक लाइक कि मेन तुम्हें क्या करना है। तो मैंने आर एन डी पिक किया था कि मैं आर एन डी में जाऊंगा। तो आर एन डी काफ़ी बड़ी टीम है इंडिया में अभी भी, मतलब बहुत बड़ी टीम है। इनफैक्ट सुजुकी का जो सबसे बड़ा आर एन डी हब है वो इंडिया ही है। हम्म। तो काफ़ी हज़ार से ऊपर लोग थे हमारे टाइम पे भी। मैं आई थिंक 700-800 लोग रहे होंगे आर एन डी में। तो वो मैंने ज्वाइन किया, और उसमें भी मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिपार्टमेंट लिया था जिसको बोलते थे व्हीकल डायनामिक्स। क्या है ये व्हीकल डायमंड? तो जनरली अगर तुम इमेजिन करो मैकेनिकल इंजीनियर को, तो शायद लगेगा कि तुम डिज़ाइन कर रहे हो, कैंटिलीवर्स डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर फोर्सेस आ रही हैं, या तुम कोई गियर्स डिज़ाइन कर रहे हो, या गाड़ी में इंजन का कुछ पार्ट डिज़ाइन कर रहे हो। तो आर एन डी में जब हम गए, तो सबसे जो शरारती सा एक डिपार्टमेंट था वो व्हीकल डायनेमिक्स था। और व्हीकल डायनेमिक्स है क्या, वो लोग बेसिकली सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ द कार है। ओके। तो उसमें लड़कों को ऑब्जेक्टिविटी। वैसे ही शौक होता है कार्स का तो हाँ, तो ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें, मेजरमेंट होती है, मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जिससे तुम कार की डायनामिक्स को समझ सकते हो कि कार सॉफ्ट है, हार्ड है, स्पोर्टी है, या एक फैमिली कार है। कंफर्ट लेवल क्या है कार का, ब्रेकिंग कितनी अच्छी हो रही है। जो फीलिंग ऑफ द इंटरेस्टिंग। कार है ना, वो व्हीकल डायनामिक्स में होता है। वाओ। तो वो वाला पार्ट इंटरेस्टिंग था, और लोग इंटरेस्टिंग थे। पांडा सर थे एक, जो उस टाइम पे उसके डिपार्टमेंट हेड थे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। तो काफ़ी लोग सोचते थे कि इनके अंडर जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी लाइफ, राइट। तो उस हिसाब से पिक कर लिया, तो मिल भी गया। तो मिल गया, तो फिर ज्वाइन किया, तो मज़ा भी आया। तो जो अगले 3.5 साल जो थे वो खूब मस्ती में गए मेरे वहाँ पे। कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर प्रोजेक्ट? एक नहीं है, मतलब हज़ारों हैं, क्योंकि वो कोई टाइम एक बहुत ऐसा ही जो बहुत ही अच्छा था। मतलब एक या दो, कोई भी ऐसे आप शेयर करना चाहें जो भी आपको अभी भी याद है और लगे कि ये वसूल हुआ मारुति जाने का? अ, मैं टेस्ट ट्रैक पे बहुत रहता था। तो टेस्ट ट्रैक्स जो थे ओके। मारुति के, तो वहाँ पे ही था मेजर काम हमारा, व्हीकल की जो तुम फीलिंग लोगे तो चलाओगे तो सही उसको। तो नई नई जो मॉडल्स हैं कार के, जब वो आते थे उससे पहले, वो सबसे पहले जब वो लॉन्च होने से पहले हमारे डिपार्टमेंट पास आते थे इवैल्यूएशन के अमेजिंग। लिए। तो अगर स्विफ्ट आ रही है नहीं, तो सबसे पहले मेरे टाइम पे स्विफ्ट डीजल थी जो नया था। स्विफ्ट आ चुकी थी, तभी आई थी। उस पर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हो रहे थे इम्प्रूवमेंट वाले, लेकिन स्विफ्ट डीजल जो था वो मेन प्रोजेक्ट था। फिर एक वैगन आर आई जो कि इतना एक्साइटिंग नहीं था। एक दो और कार्स आई बीच बीच में जो आई थिंक इतनी पॉपुलर नहीं भी थी। बट उसके बाद एस एक्स फोर जो थी वो आई, जो कि काफ़ी अच्छा आई थिंक प्रोजेक्ट था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे ऐसे अगर मैं काउंट करना चाहूँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत सारे एक्सपीरियंस बन गए थे, क्योंकि इन कारों के साथ बहुत इनिशियली जो मार्केट में आई भी नहीं है, और तुम इसको इवैल्यूएट कर रहे हो। और इवैल्यूएट ऐसे नहीं कर रहे कि तुम बैठकर देख कर या डेटा स्क्रीन पर देख के इवैल्यूएट कर रहे हो। तुम उसको चलाकर और टेस्ट बॉस ट्रैक कहते पे, जाओ घूम के आओ हाँ, घूम के आओ वाली बात। तो हमारा टेस्टिंग प्रोसेस में हम आउटसाइड रोड टेस्टिंग भी होती थी। आउटसाइड रोड पे ले जाते थे कि खड्डे हैं, गुड़गांव में उस टाइम पे बहुत खड्डे थे। तो मैं गुड़गांव में था, और गुड़गांव की सड़कों की हालत आई थिंक काफ़ी लोग बता सकते हैं कि कितनी ख़राब थी। अभी भी मैं देखता हूँ वीडियोस, मतलब आई थिंक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उन खड्डों वाली रोड्स पे लेके जाना कि भाई इस गाड़ी गाड़ी चल पाएगी कि नहीं, मतलब लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, या उछलती ही रहेंगे लोग गाड़ी के अंदर। तो वो सब्जेक्टिव फीलिंग लेना। और उसको अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ले जाऊँ, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लगाकर तुम गाड़ी का इवेल्युएट कर सकते हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये सब कुछ काम हो रहा है। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, हम बट वो। सोचते भी नहीं है कि इतना होता होगा, बट हाँ, आप वो। एक छोटा सा आपने एक पार्ट उसमें प्ले किया कि आप राइट, राइट, आरएनडी राइट। में थे एंड यू एक्सपीरियंस दिस। हाँ, वाओ, दिस इज सो गुड। तो वो काफ़ी, वही मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। और यस। प्लस उसके बाद मुझे एक बार एक रैली थी जो सुजुकी स्पॉन्सर्ड रैली रहती हैं। तो जो रेड द डेजर्ट करके, जो डेजर्ट स्टॉर्म करके थी, और रेड द हिमालय, मतलब दो रैलीज होती थी
एक माउंटेन्स पे होती थी और एक डेजर्ट में होती थी राजस्थान में। ये आप बात कहाँ की कर रहे हैं? ये भी मारुति में, मारुति में जब आप थे। मारुति में ही, बिकॉज हमें कहा जाता था कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं इन जनरल, क्योंकि हम गाड़ियाँ व्हीकल डायनेमिक्स में टेस्ट ट्रैक पे तेज भी चला रहे हैं और इधर उधर भी कर रहे हैं। पापा कह रहे होंगे बेटा और फायदा क्या हो बीटेक करने का, ड्राइवर ही करना था। हाँ वो तो मैं ऐसे ही लगवा देता। हाँ मतलब वो उन घर वालों इतनी डिटेल नहीं बताई जाती थी, क्योंकि वो कहेंगे कर क्या रहा है। बट उसकी वजह से हम लोगों को पहला चांस मिलता था कि अगर तुम्हें कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें ड्राइविंग इज़ द की पार्ट, तो उसमें चांस मिलेगा, राइट। तो रैली में जाने का मौका मिला था, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ये राजस्थान में हुई जो थी? राजस्थान वाली डेजर्ट स्टॉर्म रैली थी वो उसमें हमारा प्राइज़ भी आया था। मतलब जो मेरे जो पार्टनर थे उस टाइम पे, उनका नाम मेंशन करना चाहें तो? धर्मपाल जांगरा जो है, उनका नाम बहुत अभी भी मतलब सुपर फ्रेंड हैं वो, एक तरह से सीनियर है मुझसे, लेकिन ऐसे अगर जैसे जो कॉलेज की दोस्ती होती है वैसे वाली दोस्ती है उनके साथ। तो ऐसे ऐसे और भी दोस्त हैं, लेकिन वो धर्मपाल जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती उस टाइम पे बन गई रैली की वजह से। और रैली इन जनरल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, बाहर जाकर रिप्रेजेंट करने का मारुति को, और इंटरव्यूज़ भी हुए और ये सब भी हुआ। मतलब वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी मेमोरीज़ हैं मारुति की और गुड़गांव की इन जनरल उस टाइम पे, वो जो 4.5 साल मैंने वहाँ बिताया। अच्छा, ये 4.5 साल आपके जस्ट कॉलेज से बाहर निकले और आपको एक जॉब मिली और वो इतनी एक्साइटिंग मिली कि बहुत मज़ा आया। कुछ भी एक ऐसी कोई ऐसा एक सुझाव आप देना चाहेंगे लोगों को जो बीटेक कर रहे हैं अभी, हाँ। और उनको कोई भी एक ऐसा कि उन्हें लगे कि यार हाँ ये मुझे करना चाहिए बीटेक के बाद, जॉब अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अगर इस चीज़ का ध्यान रखूँगा या रखूँगी तो शायद फ़ायदा होगा। तो आई थिंक ये जनरल सी बात है, नॉट ओनली मारुति या मेरे इंजीनियरिंग बिल्कुल एक्सपीरियंस से बिल्कुल, स्पेसिफिक। किसी भी उसमें। हाँ, किसी भी उसमें जब तुम जॉब में जाते हो तो काफ़ी प्रेशर रहता है कि काफ़ी बातें समझ नहीं आ रही हैं, या करना क्या है, ये कोई प्रोसेस। तो हर जगह एम्बिग्यूटी बहुत होती है, जिसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी बहुत है, राइट। तो उस एम्बिग्यूटी को डील करने के लिए ना लोग काम आते हैं। तो मैंने देखा है जनरली इंजीनियर्स, अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं, थोड़े से मग्गू जिसको बोलते हैं ना, मग्गू जो बैठ के बुक्स पढ़ना जानते हैं या कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, वो वाली चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा एकेडमिकली वही किया होता है, और जब जॉब में जाते हैं वो दे कंटिन्यू दैट, राइट। तो आई थिंक जब जॉब में जाओ तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जो डायनेमिक्स है वो टोटल चेंज हो जाता है। वो मैं अगर अब पीछे देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि अच्छा हुआ यार मैंने दोस्त बना लिए थे, या इन लोगों से बात कर ली थी, या इस डिपार्टमेंट में जाके मैं यहाँ बैठ गया था, मैंने चाय पी थी इसके साथ, तो ये बंदे ने मुझे ये बात बताई थी। ये चीज़ें आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं जब तुम्हारी जॉब स्टार्ट होती है, इवन इनिशियली भी इंजीनियरिंग के बाद। तो मैं ये कहूँगा, आई थिंक अगर मुझे सजेस्ट करना हो किसी नए इंजीनियर को, कि तुम ये चीज़ का ध्यान रखो कि तुम्हारा नेटवर्क कैसा बन रहा है। नेटवर्किंग वो नेटवर्किंग आगे जैसे, तक काम आता है। वो एक्चुअली हाँ मैंने यूएस आके भी सीखी ये चीज़ हाँ, ये कि यूएस में भी, नेटवर्किंग राइट। ज़बरदस्त होनी चाहिए आपकी। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसी भी तुम्हारी जॉब हो, तुम 4 लोगों को और जानते होगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, नॉट ओनली इन दैट जॉब बट इन करियर। एक की लेसन जो आपको अपने लिए आपको मिला हो, आपके 4 साल की एक्सपीरियंस मारुति हाँ, में, आपने जो अपने आज तक रखा हुआ है कि ये चीज़ मुझे काम आई, या एक मैं लेसन जापानीज़ लर्न। कंपनी में था, राइट। तो ओके। सुजुकी जापानीज़ है, एंड इट्स ए वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड कंपनी। हर चीज़ में प्रोसेस और प्रोसीजर है। अगर तुम्हें एक स्टेप भी लेना है तो उसका भी एक प्रोसेस होगा। अगर तुम्हें कहीं बैठना है जाकर, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ का प्रोसेस होगा, उसका प्रोसीजर होगा, हर बिल्कुल। चीज़ को सोचा जाएगा कि इस चीज़ में तुम क्या करने वाले हो और इस चीज़ को एफिशिएंट कैसे किया जा सकता है, राइट। अभी एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने इकिगाई करके मुझे एक बुक भी दी थी, तो ओके। उसमें उसमें ये चीज़ भी बताई गई है कि हाउ इवन ए स्मॉल टास्क कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर तुम उसको रेपिटेटिव वैसे करते हो, बट रेपिटेटिव में भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हो। कानबान और ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के जो मेथोडोलॉजी है जापान में, वो आई थिंक सुजुकी में थी, इन जनरल कल्चर में थी। तो वो चीज़ सीखना कहीं नहीं मिलता है, राइट। तो मेरे लिए पर्सनली वो चीज़, चाहे मैंने उस टाइम पे सोची थी कि नहीं, लेकिन लुकिंग बैक अगर मैं सोचता हूँ कि अरे यार मैं ये चीज़ ऐसे कर रहा था और क्यों कर रहा था,
और इसके पीछे रीज़न क्या था और इसको इम्प्रूवमेंट करने की क्या प्रोसेस था। मतलब उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम सजेशन बॉक्स में सजेशंस डालते थे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और कोई बैठ के उसको शायद पढ़ता भी होगा और इम्प्रूवमेंट्स होते भी थे। तो उस चीज़ को, एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना और उसको इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है, तो वो दैट अब यू भी लर्न। हम ये चीज़ सीखते हैं। तो जापानीज़ इन जनरल इस चीज़ को बहुत आगे ले जा बहुत चुके आगे, हैं, बिल्कुल। और आई थिंक काफ़ी और कल्चर्स उसको अभी तक कैचअप ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए इनिशियली करियर में काफ़ी हेल्प। मुझे मिल जाना, इट वाज ए ब्लेसिंग वाओ। इन अ वे। अच्छा, आपने अपनी जॉब की, जॉब के बाद फिर आप वापस पढ़ाई में चले गए, हाँ। तो बीटेक याद आ गया या कुछ रह गया था, या फिर और थोड़ा सा फूल और हाँ आने बाकी थे? हाँ, तो मैं इसको फिर से जापानीज़ वाली बात पे लेके जाता हूँ कि जापानीज़ कंपनी में क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही प्रोसीजरलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज होती हैं, तो जब तुम एक काम करने लगते हो ना, उस काम को में ही होते हो तुम उसमें, मतलब कि जापानीज़ तुम्हें सिखाते हैं कि एक काम में एक्सपर्ट कैसे बना जाए, राइट। एक काम को इम्प्रूव करते रहो लेकिन उसी में एक्सपर्ट बनो। और मेरा क्यूरियस माइंड उस टाइम पे ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा था मुझे कि ये मैं करता रहूं। एक ही चीज में कैसे मैं इस चीज़ को मैं कैसे और 20 स्वाद साल और लिए कैसे जाए, करूंगा। बुफे चल लग रहा है अभी। तो ज़िंदगी में अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं है वेरी ट्रू, अभी। बिल्कुल वो एज जो होती है, लाइक आप हाँ, बिल्कुल 20-22 राइट। तो वो वाला जो एज है वैसे भी 22-23 वाले बच्चे तो कुछ करते हैं, वैसे भी दिमाग में यही चलता है। हाँ, नहीं वो लगता है, और प्लस उसके बाद ये भी है कि ये भी लगता है कि और क्या, कहाँ क्या होगा, राइट। वो वाला क्वेश्चन रहता है। और अगेन गोइंग बैक टू माय अपब्रिंगिंग, बहुत ही मॉडेस्ट रही है। हम बहुत ही एकदम न्यूक्लियर फैमिली, प्लस फिर भी और छोटे ही सिटी वाला इन्वायरमेंट, और परिवार में भी बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट में अगर तुम ग्रो करो, तो तुम्हें लगता है कि वो यार कुछ मिस हो गया, यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं, यार कुछ मैंने देखा नहीं, है ना। आज तो आजकल बच्चे पेरिस भी जा रहे हैं, पहले ही स्कूलों के ट्रिप जा रहे हैं, नासा आ रहे हैं इंडिया के बच्चे, या फिर यहाँ के बच्चे, यूएस के बच्चे कहीं और जा रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है। बिल्कुल। हमें नहीं मिला था, तो और प्लस मिसिंग लगती थी वो चीज़ कि यार हम काम तो कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, और आई थिंक सक्सेसफुल भी हैं और होंगे भी, बट इसको मैं कैसे मान लूँ कि यही है, राइट। और क्या है, देखना जब तो तक ज़रूरी दुनिया है। देखी नहीं तो कैसे कह सकते कैसे हैं। कह सकते हैं, तो वो माइंड में था। तो थोड़ा सा पीयर प्रेशर तो नहीं, बट एक रहता ही है कि बहुत लोग एमबीए उस टाइम पे, अगेन एक ट्रेंड था, मैं अब 2008 की बात कर रहा हूँ, राइट। 2008 हाँ, 2009 उस की। समय आना बहुत बड़ी बात होती थी, हाँ, तो एमबीए करना और और आके एमबीए, एमबीए करना। हाँ, और यूएस में एमबीए करना एक काफ़ी बड़ा स्टेप था। बट फिर वो माइंड में था, अगर नहीं लिया स्टेप तो फिर अब कब नहीं तो लिया। कब नहीं। हाँ, तो फिर एक एज भी होती है, और प्लस क्यूरोसिटी अभी है, करो। डिफ़िकल्ट पार्ट वाज कि उस टाइम पे रिसेशन आया था 2008 में, 2008 से 10 यूएस में रिसेशन था। तगड़ा रिसेशन था, बिल्कुल। तो डर था कि रिसेशन में जा रहे हैं और कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो रिकवरी कब हो, कहाँ कैसी हो, है ना, तो क्या रहेगा कुछ पता नहीं है। बट ब- क्यूरियस माइंड। हाँ, वही क्यूरियस माइंड, और देखेंगे प्लस रिसेशन में कैसे निकला जाएगा। वो है, और प्लस आई थिंक इन जनरल भी टाइमिंग वाला चक्कर था कि 4 साल हो गए हैं, और कुछ अलग करने का कुछ या तो है, यही टाइम है। तो एमबीए ही क्यों चूज किया? आप एमएस भी कर सकते थे, एमटेक कर सकते थे। हाँ, तो दूसरी जो चीज़ थी जो टेक्निकल करियर में मुझे नहीं मिल पा रही थी, अगेन क्यूरियस माइंड की बात करूँ, तो वो था कि आगे क्या हो रहा है। जीटी ट्रेनिंग में हमें सिखा तो दिया था कि ऐसे ऐसे गाड़ी सेल हो रही है, ऐसे ऐसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये होता है, लेकिन इसको किया कैसे जाता है, मतलब वो फंक्शंस कैसे किए जाते हैं, वो और कहीं सिखाते नहीं हैं, राइट। आई आई डोंट नो कि ऐसा कोई कोर्स हो जो डिज़ाइंड हो कि तुम्हें पूरा प्रोसेस सिखा दिया जाए बिजनेस का, एक्सेप्ट एमबीए, राइट। एमबीए मतलब या बिजनेस मेजर इन जनरल, बिजनेस में बिजनेस कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है। तो ये माइंड में था कि एमबीए ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिज़नेस समझना है, अगर समझना है कि आगे क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें होती हैं, तो बिज़नेस को समझना एमबीए के थ्रू ही हो सकता है, तो वो तो था ही माइंड में। और एमबीए के विद इन क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा था।
तो ये चीज़ एक्सप्लोरेशन ही थी कि अब तुम्हें मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस करनी है, एचआर करनी है, क्या करना है, मतलब वो विद इन एमबीए भी एक एक्सपर्टीज होती है, या फिर कुछ नहीं करना है, या फिर बस बिल्कुल। जनरल सा एमबीए करना है, वो भी एक ऑप्शन होता है। तो बस उसी माइंडसेट से कि मैंने जी मैट दिया, जी मैट में जो स्कोर आया उसके बाद एडमिशन्स हुई, इधर उधर जो भी कॉलेजेस से ऑफ़र आए थे, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर जो न्यूयॉर्क में है उसको चूज़ किया था उस टाइम पे। तो और फिर मैंने आंखें बंद करी और मैंने कहा चलो, मतलब देखी जाएगी, वो वाला बात हो गई थी कि देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। मुश्किल डिसीजन तो होता ही है, आपको बिल्कुल, पता है कि फर्स्ट बिल्कुल। टाइम यहाँ आ रहे हैं, मेरा परिवार में से कोई भी लोग यहाँ नहीं है, राइट। अच्छा, यूएस में आप किसी को नहीं जानते थे उस मैं किसी को समय? नहीं जानता था। तो दैट तो कल्चरल शॉक हुआ था? कल्चरल बहुत ही, मतलब प्रोफेशनल, बहुत ही बहुत टाइप के शौक्स थे ओके। जो कि वी कैन टॉक अबाउट, बट दिस वाज नॉट एन इजी डिसीजन, बट एट द सेम टाइम दिस वाज आल्सो नॉट एन इजी मूव मेरे लिए। अच्छा, जैसे थ्री इडियट्स में था बप्पा नहीं मानेंगे, तो ऐसा कुछ था क्या? अंकल मान गए थे? पेरेंट्स ने कभी इजी था? जब तुम अचीव करना स्टार्ट कर देते हो तो पेरेंट्स पुश बैक नहीं करते, आई नो। वो तुम पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। वो ट्रस्ट विन हो और चुका वैसे था। भी मारुति में जॉब कर ली तो नहीं, मारुति, वो मारुति वाला आई फैक्टर मीन भी है। मारुति इसीलिए कह रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि मिडिल क्लास लोग, जैसे मैं अगर अपना ही हाँ, बताऊं तो हमने जो गाड़ी में बैठना और वो सब चीज़ों की जो शुरुआत हुई मारुति 800 से हुई। राइट राइट। अब मेरे जैसे शायद बहुत सारे लोग होंगे, हाँ तो एक जुड़ाव है मारुति हाँ, का मिडिल क्लास लोगों के साथ। वो आप है, लोग वो एक रहेगा 800 भी। रहा है, आल्टो रहा है, उसके बाद स्विफ्ट रहा है, तो जुड़ाव रहे हैं कारों के हाँ, साथ लोग, हाँ। ऑफ कोर्स, वो है। तो बट यूएस आने वाला जो था, वो जर्नी बहुत ही पेनफुल इनिशियली, और उसके बाद इंजॉयबल, उसके बाद पेनफुल, मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं उस टाइम में, जो कि आई थिंक पीपल हु मे बी आर एस्पायरिंग या फिर दे आर थिंकिंग अबाउट डूइंग द सेम थिंग, दे शुड अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेडली अवेलेबल हो गई है। हमारे टाइम पे ऑरकुट हुआ करता था, राइट। तो और गुड। ऑरकुट पे हम रीच आउट करने की ट्राई करते थे कि लोग मिल जाएं जो कि वहाँ हों सेम यूनिवर्सिटी में, और बता सकेंगे क्या चल क्या रहा चल है रहा है? और क्या करना चाहिए, और कोई क्या कौन कैसे बताएंगे, नहीं तो फ़ोन, बिल्कुल, इतने किसी के फ़ोन नंबर तो पड़े नहीं है ना, बिल्कुल। व्हाट्सअप ग्रुप्स बने हुए हैं, ना फेसबुक है जो कि इजीली तुम इतना कनेक्ट कर सकते हो। तो इट वाज टफ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि तुम क्या करने वाले हो पता अभी नहीं है। इजी हो गया है बहुत अब सारी बहुत ईजी चीज़ें। हो अब गया। तो मतलब आप नाम लो और चीज़ें आपको राइट मिल राइट जाती हैं। राइट राइट। और उस समय ऑर्कुट का ज़माना। ऑर्कुट का, और हम क्रेगलिस्ट पे ढूंढ रहे थे चीज़ें, राइट। फॉर एग्जांपल किसी ने बता दिया कि क्रेगलिस्ट देखना चाहिए, क्रेगलिस्ट पे देखो उन यूएस लोगों वाले। को मैं एक बार बता दूं, आप बताना चाहेंगे क्रेगलिस्ट क्या है? क्योंकि कई लोग जो यूएस से नहीं, हमें इंडिया से हाँ देख रहे हैं, हाँ, उन्हें तो नहीं पता वो क्या है। क्रेगल जो हाँ, इंडिया में शायद क्या है, एक वेबसाइट है जो तुम पुराना सामान सामान बेचते बेच, हो ओ सुपर। एल एक्स पे, ओ एल एक्स, ओ सॉरी, एल एक्स, ओ राइट। एल एक्स, ओ एल एक्स। तो वो हाँ यूएस का क्रेगलिस्ट ओ एल एक्स। हाँ, हाँ, यूएस में ओ एल एक्स जो है वो क्रेगलिस्ट है, यस। राइट। तो क्रेगलिस्ट, बट लेकिन काफ़ी डाइवर्स था ओ एल ओके। एक्स से। उसमें बहुत ही टाइप, अलग अलग टाइप की पोस्टिंग्स होती थी। फ्रॉम इवन हाउस रेंट के लिए देना है तो वो भी पोस्ट हो रहा है, राइट। तो जो मैंने घर ढूंढा था, जो रेंट पे, वो जब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो स्टूडेंट हाउसिंग नहीं ली थी, मतलब मैंने आउटसाइड ऑफ, क्योंकि वो चीप पड़ रहा था आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी लेना। तो मैंने जो घर लिया वो क्रेगलिस्ट पर देखा, और देखा कि जो भी चीप आ रहा है और जो कि यूनिवर्सिटी के पास है तो उसको ले लो। और मैंने बस राउट वगैरह चेक किए, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिखा रहा था उसमें भी आ रहा था कि उस घर के पास से जाती है बस। तो मैंने कहा ठीक है, इसको ले देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कॉल किया और उनसे बात हो गई, डेट डिसाइड हो गई कि जब मैं आने वाला हूँ। और फिर उसके बाद ये सब भी हो गया कि वो उसके पास स्टूडेंट्स रहते हैं, उस घर में रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे एश्योरेंस हो गई कि ठीक है, मतलब जो भी होगा ठीक ही होगा, और यूएस जा रहे हो तुम, डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, मतलब माइंड में वही रहता है अगेन, राइट, मतलब राइट। मिडिल क्लास फैमिली में इतना एक्सपोजर तो मिला नहीं हुआ राइट, कि राइट। यूएस में जो लगता है वो बढ़िया लगता है। हाँ, वैसे वो भी हम बढ़िया ही यश लगता राज की है, मूवीज देख के बड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि बाहर जो चल रहा है बढ़िया है। बढ़िया चल रहा होगा, राइट। हाँ। तो वो लेकर जब मैं रॉचेस्टर पहुंचा था, जिस मैं बहुत लेट पहुंचा रात में,
रात के 1 बजे या 12:30 1 बजे का टाइम था। जब मैं रॉचेस्टर एयरपोर्ट पहुंचा तो वहाँ टैक्सी करी और मैंने टैक्सी वाले को वो एड्रेस दिया और मैंने कहा कि अरे मतलब यहाँ जाना है। तो उसने बोला कि आर यू श्योर यू वांट टू गो देयर, मतलब ये क्वेश्चन पूछा। और मुझे इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी 36 घंटे प्लेन में और ये सब कुछ जर्नी करके आ चुका था, तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं समझ आ रहा और वो जो कह रहा है मैंने उसका ज़्यादा सोचा भी नहीं। मैंने कहा यस यस दिस इज़ द एड्रेस, लेट्स गो। ओके। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि आई विल जस्ट ड्रॉप यू हेयर एंड यू कैन गो फ्रॉम हेयर टू योर एड्रेस। मैंने कहा यार इतना भी क्या हो गया, मतलब प्लीज़ कैन यू जस्ट ड्रॉप मी टू द हाउस, मेरे पास बड़े बड़े बैग हैं। तो फाइनली सेट कि ठीक है कोई बात नहीं, उसने ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप कर दिया तो एंड देन द ओनर्स ऑफ द हाउस वर आउटसाइड और दे वर कार्केशियंस और मतलब गोरे लोग थे। तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं लगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही लग रहा था कि किसी को ऐसे देख के। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरा रूम दिखाया, वो सब कुछ ठीक था, उस टाइम तक ठीक था। जब अगले दिन उठा और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे पता चला कि वो एरिया नहीं है जो मैं सोच कर आया था। ओके। तो यहाँ पे शेडी नेबरहुड्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी चीज़ जो है मुझे बहुत ही पहले इसीलिए पता चल गई थी क्योंकि मैं उस शेडी नेबरहुड में रह रहा था। तो वो जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम और वाला एरिया था और हम्म। प्लस इट वाज वेरी अनसेफ नेबरहुड। अब जो मैं आपको ऐसे नहीं पहले बोलूँगा पता कि नहीं था। जो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती रहती थी ऑन डेली बेसिस। पुलिस कार चेजेस हो रही हैं आसपास ही, तो वो पुलिस के सायरन ही बज रहे हैं। प्लस शूटिंग होना, शूटिंग मतलब गन वाली शूटिंग होना, कहीं से आवाज़ भी आ जाती थी तो तुम्हें घर में रहना, मतलब बाहर मत जाओ उस टाइम ये पे। न्यूयॉर्क की बात बता रहे हैं आप? हाँ, रॉचेस्टर और न्यूयॉर्क की, और यूनिवर्सिटी के मैं पास ही उन्हें था। बता दूं जिन्हें न्यूयॉर्क का मतलब टाइम स्क्वायर हाँ, लगता नहीं है। वो टाइम स्क्वायर नहीं था। एक छोटा सा टाउन है रॉचेस्टर, अपस्टेट न्यूयॉर्क में, वहाँ की बात है। लेकिन मैं जिस एरिया में पहुँच गया था, दोज नेबरहुड्स वर आर नॉट द नेबरहुड्स दैट यू जनरली वुड वांट टू गो यस। टू, राइट। तो अब मैं आगे कुछ नहीं उसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहता, बट उस टाइप का नेबरहुड था और इट वाज एन एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल। मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस जो आज भी पता है कि भाई यहाँ से दूर रहना है। यहाँ से दूर रहना है। और तो उसमें रह के पहला ही मेरा स्टेप वही था कि वो मैं वहाँ रहा हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही कितने टाइम एक्सपीरियंस। आप वहाँ थे उस मैं जगह? तकरीबन 4 महीने रहा हूँ वहाँ। 4 महीने। और उसके बाद मेरे कुछ और फ्रेंड्स आ गए थे, और या फिर कुछ और लोग बन आ गए गए थे थे। जो कि जिनके साथ मैंने फिर अपार्टमेंट दूसरा ले लिया था, जो शेयर किया मैंने। बट उस टाइम पे हाँ, उनका वो 3-4 महीने जो हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस वाले थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें तो अब कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंडिया में आपने पढ़ाई करी, पैक में थे आप, राइट? हम्म फिर आपने एमबीए यहाँ से किया। हम्म पढ़ाई के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टडी वाइज कैसा लगा? देखो अगेन, पैक जो है बहुत बहुत ही सिंपल कॉलेज है, कोई बहुत फूफा नहीं है उसमें ना कोई। फैसिलिटीज़ की बात करें तो मतलब बहुत ही बेसिक सा एक लेक्चर रूम होता है, वहाँ जाते हैं और बिल्कुल। पढ़ते हैं, राइट। जब तुम ऐसी जगह पे पहुँचते हो और तो तुम्हारी आंखें चुंधिया जाती हैं, मतलब एक तरह से कहूँ तो इन टर्म्स ऑफ कि फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं जो कि हमें नहीं मिल रही हैं इंडिया में उन सिंपल कॉलेजेस में। मैं अगेन मैं बात नहीं कर रहा आईएसबी की या फिर आईएम्स की, मे बी वहाँ होगा, मैं मतलब गैप कभी गया नहीं। बट यूएस में वो स्केल कुछ अलग ही लेवल का था। जो जो स्केल ऑफ द लेक्चर हॉल है या लाइब्रेरी है या फिर स्टडी रूम्स तुम्हें मिलते हैं, तो लाइक डेडिकेटेड स्टडी रूम, तुम वहाँ जाके स्टडी कर सकते हो। एंड इट्स पीसफुल, इट्स Yeah. क्वाइट, राइट। इट्स दैट इन्वायरमेंट जहाँ तुम अगर पढ़ने की कोशिश करो तो एक्चुअल पढ़ पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10 चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और इवन फॉर डूइंग योर कल्चरल एक्टिविटीज़ तुम्हें जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं वो। सॉरी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी। आपने बीटेक में आप थिएटरिंग और वो सब किया? हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी किया क्या? यहाँ पे भी किया थोड़ा। वाओ। हाँ तो तो कितना फर्क लगा कि वहां पर जो आप फर्स्ट प्राइज मिला, आपका कॉम्पिटिशन्स थे, हाँ हाँ यहाँ हाँ। पर भी ऐसा कुछ? अब देखो वही वाली बात है ना कि तुम अब जब तक घुसते नहीं हो चीज़ में तब तक नहीं पता चलता है। तो अब जब घुसे यहाँ कॉलेज में और यहाँ के लोगों को थिएटर या फिर आर्ट्स करते हुए देखा,
तो पता चला यार कंपटीशन जो हम वहाँ देख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा है ओके। इस मामले में। जो बहुत ही टैलेंटेड लोग थे, हमारा एक थिएटर ग्रुप ही था वहाँ भी, रॉचेस्टर में भी, साइमन सेज करके, उसमें सेम मेथोडोलॉजी थी कि कुछ ना कुछ करना है, लेकिन उसका जो मीडियम था वो वीडियोस बनाते थे। इट्स यूट्यूब अपलोडिंग हम्म। स्टार्ट हो गई थी, हम्म। तो वी यूज टू क्रिएट वीडियोस। और हम मेरे भी एक दो वीडियोस अभी हैं, अगर यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे साइमन ओके। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम करोगे तो आ जाएंगे वो वीडियोस। बहुत ही फ़नी चीज़ें थी जो हमने करी, और काफ़ी मज़ा आया उन लोगों के मेमोरीज रह साथ। जाती हाँ, है। एडिटिंग वगैरह जो आई मूवीज़ में एडिटिंग करनी है वो तब हमने पहले तब देखी थी, और अगेन 2008 2009 की बात कर रहे हैं, तो हम्म। एप्पल कंप्यूटर का एक्सेस इतना नहीं था इंडिया में। तो अब यहाँ ये चीज़ें हम डायरेक्टली देख रहे थे। बहुत ही डिफरेंट है, और बहुत हाँ, ही आई थिंक अगर तुम एम्ब्रेस करना चाहो तो ये दिस इज़ दी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एम्ब्रेस नॉट ओनली द फैसिलिटीज़ पार्ट, बट ऑल्सो द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल यू गेट, ग्लोबल डाइवर्सिटी जो कॉलेज में मिलती है। तो जापानीज, चाइनीज, और ये एशियन तो है ही हैं, यू बट गेट, अपार्ट फ्रॉम द बिल्कुल अमेरिकन्स, यू गेट राइट? चांस और टू लर्न ऑल द कल्चर्स। राइट राइट, और प्लस स्पेनिश, तुम्हें पता भी नहीं होती कुछ कंट्रीज जो कि तुम उनके साथ अब पढ़ रहे हो, और या यू हैव टू डू एक्सरसाइज, बेसिकली जो असाइनमेंट्स हैं यहाँ, ग्रुप असाइनमेंट्स जनरली यूएस में, कल एमबीए में तो है ग्रुप असाइनमेंट्स, और ग्रुप में ही सब कुछ काम हो रहा है। तो यू मेक गुड फ्रेंड्स विद देम ऑल्सो, और ऑल्सो दे यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कल्चरली क्या इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। थोड़ा सा नॉट रिलेटेड टू योर करियर और हम्म। एजुकेशन, फ्रेंड्स की बात आती है ना, थोड़ा सा मेरी पत्ती भी जल जाती है। तो अच्छा। फ्रेंड्स आपने जो इंडिया में बनाए हाँ और हाँ। जो फ्रेंड्स आपने यूएस में बनाए, राइट। कौन अभी भी कनेक्टेड है, इंडिया वाले या यूएस वाले, और दोनों? मतलब सभी कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि, मतलब कि सब सब लोग कुछ ना कुछ लेवल अलग है। कुछ के साथ वीकली बात हो सकती है, कुछ के साथ नहीं हो पाती, मे बी मंथ में या साल में एक बार है, तो है, वेरिएशन है, बट कनेक्टेड हैं, राइट? तो एक फ्रेंड जो है मेरा, वो तो सेम, हम जो मारुति में भी हम साथ में थे, और वो फिर क्लास में भी मेरे साथ ही था, तो वो रूममेट मतलब था, तो मतलब वो फ्रेंडशिप तो है ही है, वो तो अभी भी चल रही है, हम्म। मतलब रेगुलर हमारी बात होती है, और वो सब है, फैम सब कनेक्शन है। तो वेरिएशन था, मतलब आई थिंक इट इज़ गुड। और आई थिंक जो कुछ कनेक्शंस जो वहाँ बने थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग भी बने थे। मतलब नाइजीरियन भी है, उज़्बेक भी है, राइट? और उसमें एक थाई भी है, वियतनामीज़ भी है, मलेशियन है, राइट? तो ऐसे ऐसे लोग भी कहीं बन गए थे कनेक्शन, जो कि इट वाज इंटरेस्टिंग टू जस्ट हैंग आउट विद देम। या अगर वो रहे भी नहीं कनेक्शन, आई थिंक अगर मैं उनको अभी भी कॉल करूं, तो दे विल पिक अप एंड दे विल नो who they are talking with, and it will bring back the memories and we can talk about, and we can connect, right? तो वो वाले रिलेशनशिप तो थे उधर, मतलब आई एम श्योर कि वो द थिंग दैट आई चेरिश अबाउट बहुत बीइंग इन दैट कॉलेज। छोटी सी एक एक लाइन में बताइए, फ्रेंडशिप आपके लिए क्या है? फ्रेंडशिप का मतलब एक डेफिनेशन देनी बड़ी मुश्किल है, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट? तो एक ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि तुमने डिफाइन कर दिया और उसी में तुम करोगे। बट आई थिंक उसमें इम्प्रूवमेंट वाला फैक्टर जो है ना, एक फ्रेंड को जो पुश करके कुछ अलग करवाने का उससे, या उससे कुछ वाह, सीखने वाला जो एलिमेंट है, वो इंटरेस्टिंग। आई थिंक आई एम नाउ अंडरस्टैंडिंग कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंडशिप मेरे लिए वो भी है, अगर तुम एक दूसरे को, सिर्फ यही नहीं है कि तुम हैंग आउट करके ही हा हा कर रहे हो, बट ऑल्सो इट्स अबाउट कि तुम दूसरे की लाइफ पुशिंग। कैसे इंप्रूव कर रहे हो, और तुम अपनी लाइफ उनसे कैसे इंप्रूव कर रहे हो, तो वो इंटरेस्टिंग। इट्स फ्रेंडशिप। आपके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला आप बहुत सारी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब आपकी हाँ हॉबीज़, हाँ। हॉबीज़ पे भी आते हैं थोड़ा सा, कि आपने डीआईवाई प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाए हैं, थिएटर तो हम बात कर ही चुके हैं, उसके अलावा आप आपको मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साइड भी, अब वो मैं अभी थोड़ा एक्सप्लोर रीडिंग्स। हाँ, रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो मुझे अगेन एज ए आई डोंट नो, मतलब कि इट इज़ माई जस्ट पर्सनैलिटी कि मुझे एक्सप्लोर करनी चीज़ें पसंद है। और स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता जो है, वो नहीं है। आई थिंक वो मे बी 40 के बाद मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट किया, और वेरी रिसेंटली आई थिंक मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ, मतलब कि वो क्या है, क्यों कर रहे हैं हम चीज़ों को। तो और बट जो हॉबीज़ हैं,
तो आई थिंक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि तुम्हें 3 चीज़ों पे काम करना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी हेल्थ पर, अपने माइंड पे और अपनी सोल पे। तो अगर तुम्हारी हॉबीज़ जो हैं वो तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर कर देती हैं। कुछ कहते हैं कि हमारी रनिंग हॉबी है, राइट, या कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी, जिम जाना हॉबी है, तो वो हेल्थ पे भी इट्स, एंड देन माइंड के लिए तो है ही है, राइट। माइंड इज़ ऑफ कोर्स, यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए स्ट्रेस रिलीवर इन अ वे। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूरी होता है तुम्हारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। और जो तीसरा है वो सोल पे भी असर पाती है, क्योंकि योर सोल बिकम्स अ बिट प्योरर इन अ वे, कि तुम अगर जो ऐसी एक्टिविटी लगते हो तो तुम्हें लाइक अगेन गोइंग बैक टू इकिगाई जो बुक है, उसमें वो है था कि तुम्हें अपने आप में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे पास जो करते हुए तुम्हें टाइम का ना पता चले, राइट। और जब तुम वो करोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ को मैं और चीज़ों के साथ कैसे कनेक्ट करूँ। अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग या थिएटर पसंद है तो मैं उस चीज़ को कहीं और कैसे लेके जाऊँ, अपने वर्क में कैसे लेके जाऊँ, राइट। या फिर मैं अगर मुझे आर्ट की बात करी थी, मुझे वो बहुत पसंद था, और प्लस कंटेंट क्रिएशन, आज की डेट में थोड़ा कंटेंट क्रिएशन ऐसे वाला काम है और वो और चीज़ें हम, मुझे कंटेंट क्रिएशन जैसे DIY बोला, तो वो चीज़ें करके मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। और आई थिंक वो काम में तुम्हें हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं, तुम अगर सोचो उस हाउ बारे डू में। यू फाइंड टाइम फॉर एवरीथिंग? मतलब ये सब चीज़ें, वर्क हो गया, फैमिली प्रेशर और सब हाँ, चीज़ें तो होती हैं, है तो आई थिंक टाइम तो नहीं मिलता। अगर तुम ऐसे कहो कि टाइम है तो टाइम नहीं निकालना। मिलेगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कोई इसमें तुम्हें, क्विक सी एक टिप लोगों को देना चाहे जो हमारी तरह फैमिली को मतलब जद्दोजहद में लगे हुए हैं, उसको भी चलाना है, हाँ। राइट? आपके बच्चे को भी स्कूल भेजना है, सब चीज़ें चल रही हैं, हम्म। ऑफिस भी चल रहा है, लेकिन अपने बारे में भी सोचना है। अच्छा, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था और चीज़ सुनी भी है ये चीज़, कि सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो अगर मुझे कोई की लर्निंग जो मेरी है, तो वो सेल्फ असेसमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नो बडी डज, लाइक रियली। सेल्फ असेसमेंट अगर तुम कहो तो तुम्हें ऑन डेली बेसिस, अगर तुम कहीं बैठ के टीवी भी देख रहे हो या फिर स्क्रॉल कर रहे हो सोशल मीडिया, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें देखो कि तुम कर क्या रहे हो। सेल्फ असेसमेंट मतलब तुम अपने बारे में सोचो, तुमने किया क्या और उससे क्या पाया, हम्म। राइट। अगर तुम अपनी डेली रूटीन को सेल्फ असेस करोगे हम्म। तो तुम्हें पता चलेगा कि टाइम बहुत था तुम्हारे पास, या। बीच में बहुत टाइम था जो कि तुमने कुछ और करके निकाल दिया। एंड टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, राइट। आप अगेन, अब हम 40 हैं तो अब चीज़ें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि वी नीड टू थिंक अबाउट सर्टन थिंग जो हमने नहीं सोची। तो लेकिन जब टाइम असेसमेंट करने बैठते हैं तो पता चलता है टाइम भी है हमारे पास, हम्म। जो कि हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं, मतलब कि हम हम्म। थोड़ा आलस मार जाते हैं। या या। तो वही वाली बात है, और कुछ नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपके हिसाब से यंग प्रोफेशनल्स को एक एडवाइस। यंग प्रोफेशनल्स, ओके, तो आई थिंक यंग प्रोफेशनल्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करो। आई थिंक यू विल फाइंड आउट कि कई चीज़ें हैं जो तुम नहीं कर रहे क्योंकि तुम कंफर्ट जोन में चले गए हो। अब अगर जॉब लग गई है, अब ये हो गया वो हो गया, तुम कंफर्ट जोन में जा चुके हो, अगर तुम लिमिट को पुश नहीं करोगे तो यू विल रिपेंट दैट लेटर ऑन, ठीक है। तो वो ज़रूरी है। और लिमिट को पुश करके अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो तुम लगता है कि तुम कर सकते हो, उसको कर लो। और उसमें अगर तुम्हें फेल होना है तो जल्दी फेल हो जाओ। अगर तुम टाइम लोगे ना, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि मैं कल कर लूँगा या अगले साल करूँगा या अगले साल के बाद अगले साल जब 2 बच्चे हो जाएंगे फिर करूँगा, तो वो बहुत प्रेशियस टाइम निकल जाएगा। तो यंग प्रोफेशनल्स के लिए मेरी ये एडवाइस है। ओके। आपने बताया जब आपने यहाँ पर आप एमबीए के लिए आए थे, हम्म। तो तब रिसेशन चल रहा था, हम्म। जॉब ढूंढने में दिक्कत हुई यहाँ था, आके? स्ट्रगल था, ऑफ कोर्स। स्ट्रगल था। इट्स नॉट इजी, मतलब ऑफ कोर्स इवन नाउ आई एम श्योर इट इज़ नॉट इजी। तो और प्लस वीज़ा वाला चक्कर रहता है हमारे जैसे लोगों के लिए। उसके लिए हमें एक अलग से पूरा सेगमेंट हाँ, करना वो आई पड़ेगा। थिंक वो पूरा सेगमेंट होना चाहिए उसके लिए, बट आई थिंक इन जनरल वो स्ट्रगलिंग पीरियड तो रहता है। इट ओके। इज़ एन तुम्हारे ऊपर काफ़ी बड़ा डेट जो स्टूडेंट लोन का है वो चढ़ना शुरू हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यार ये मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया था, राइट। और फुल टाइम अगर तुम स्टडीज़ करने आते हो तो वो प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर है, आई थिंक। उस टाइम मतलब मेरे पे तो था, मतलब मुझे था कि ये इतना बड़ा लोन मुझे करना भी है और प्लस मैं मारुति छोड़ कर आया हूँ तो मुझे प्रूव भी करना है कि ये मैं ठीक डिसीजन लिया था, राइट। तो प्रेशर था।
तो और स्ट्रगलिंग भी था। तो बट फॉर्चुनेटली आई फाउंड इट लाइक वही कैंपस में ही हो गया, मतलब कि ऐसा मुझे नहीं हुआ कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। तो जिस कंपनी में मैं गया वो एक प्राइवेट एक्विटी का टाइप की कंपनी थी जिसका काफ़ी ग्लोबल बिजनेसेस थे। तो उसमें मुझे रोल M&A जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है उनसे रिलेटेड मिला था इनिशियली, एंड दैट वाज माय करियर स्टार्टिंग पॉइंट इन द कॉर्पोरेट करियर इन अमेरिका, राइट। ओके। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, जैसे आपने बोला कि 15+ कंट्रीज़। तो वो घूमने का अपॉर्चुनिटी मतलब हर किसी को तो ऑफ कोर्स नहीं मिलती, तो आई एम लकी कि मुझे मिली। बट एट द सेम टाइम इट वाज आई ओपनिंग एज वेल। अगेन इफ़ यू ब्रॉडन योर हराइजन तो आप देखोगे कि एवरी कल्चर हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जैपनीज़ कल्चर में मैंने थोड़ा सा काम किया था, बट उसके अलावा अगर तुम जर्मन्स के साथ काम करोगे या ब्रिटिश के साथ काम करोगे, किसी के साथ भी काम करोगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि यूनिक हैं और प्लस इंटरेस्टिंग हैं, और प्लस तुम्हें वो सोचना पड़ेगा अगर तुम उनके साथ काम करना चाहते हो तो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेम पेंट ब्रश से सबको तुम कर कर आगे निकल मतलब कि आगे निकल सकते हो, नहीं। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कल्चरल डिफरेंसेस इन द कॉर्पोरेट लाइफ। इंडिया में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, यूएस के अलावा अगर वो कहीं बाहर आने के लिए आप उन्हें एडवाइस देना चाहें, किस कंट्री में जाएं? मेरी एडवाइस तो यही होगी कि इंडिया में रह के करो, ओके। क्योंकि यूएस में मतलब एक्चुअली हर जगह में कोई ऐसी इशू नहीं है, एंड कहीं भी प्लस जाओ। माइनस हर जगह है, हाँ, बिल्कुल। प्लस माइनस हर जगह पे है, और तुम अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक इस इम्पॉर्टेंट अगेन इज द पॉइंट कि तुम अपने आप को कितना पुश कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो और किस में कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, राइट। तुम करते रहो, कुछ भी करते रहो, दुनिया करती है वही तुम करते रहो तो करते रहोगे। बट अगर तुम सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम कुछ यूनिक सी चीज़ करो, तो वो पुश करना बाउंड्रीज ज़रूरी है। तो वो जहाँ तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ कर सकते हो, चाहे यूएस में, चाहे इंडिया में, चाहे कहीं भी। तो यूएस मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं जब इनिशियली मैंने बताया कि M&A वाला जो पीरियड था उसमें मैं बहुत छोटे छोटे टाउन्स में गया था, या मतलब वो बहुत लोग नहीं जाते। या जनरली हमारी सबकी मोस्टली जो इंडियंस हैं उनकी जॉब्स ऐसी होती हैं, या फिर कंसल्टिंग में तुम्हें जनरली थोड़ा सा हाई लेवल पे ही रखा जाता है। या फिर डिटेल ओरिएंटेड जगहों पे इंजीनियर्स को रखा जाता है, राइट, डिटेल वाली चीज़ में। बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, जैसे एक आयोवा में छोटा सा टाउन है क्रेस्टन, बहुत खेती होती है, छोटा सा एक फैक्ट्री लगी है, वहाँ जाने का। नेब्रास्का, ओहायो में कई जगहें थी, ठीक है, ओक्लाहोमा, मतलब बहुत सारी टाउन्स में, बहुत सारी जगहों में यूएस में घाट ऐसी ऐसी घाट का जगह पानी पी रखा है। जहाँ छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो रही हैं। और कॉर्पोरेट अमेरिका में मतलब उसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है, उनको अक्वायर करना है, बंद करने हैं बिजनेसेस, ऐसी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे करियर में। ग्रेट। थैंक यू सो मच विवेक फॉर कमिंग। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। इतनी सारी चीज़ें आपके करियर के बारे में, मैं सीरियसली आपका टाइम फिर से मुझे लेना पड़ेगा, एक और एपिसोड बिल्कुल। बनता है। आपका जो यूएस का एक्सपीरियंस है, आपने जो अलग अलग कंट्रीज़ में घूमे, वहाँ का जो आपने सीखा है, एब्सोल्युटली। उसके बारे में हमें आपसे बात करनी है। और बट आज के लिए बहुत सारे लोगों को आज सीखने के लिए मिला होगा, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं उन्हें लगा हाँ हम सही जगह गए हैं। उसके हाँ, अलावा जो आपका थिएटर वाला पार्ट था, दैट वाज सो गुड। कितनी कितनी सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एब्सोल्युटली, नहीं, एनी टाइम। सो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आई थिंक वन थिंग दैट वी डिडंट टच ऑन इज़ रियली कि आउटसाइड ऑफ वर्क क्या क्या हम करते हैं और कर सकते हैं। what you are doing is a brilliant example of how you can make a world around you जो कि is not just work related, और कुछ भी है लाइफ में जो कि तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आप कर रहे हैं। एंड आई थिंक उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। And plus, anytime, like if you feel like there is any topic that your listeners can use help on, या कुछ भी advice, I'm always available. थैंक So यू thank सो you so मच। much for the opportunity.